नमस्कार दोस्तों, आइए आज बात करते हैं हम रेलवे से रिक्रूटमेंट की जो पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी लास्ट डेट क्या है भरने की। इसकी लास्ट डेट है 16 सितंबर 2024 और आप जो फॉर्म भर देंगे उसको जो अगर आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा, तो वो आप 17 सितंबर से 26 सितंबर तक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि पोस्ट कौन सी आई है। सबसे पहले पोस्ट है डाइटिशियन लेवल 7 की है और जिसमें इनिशियल पे 44,944,900 रुपीज़ रहेगा और जिसमें आपकी एज रहेगी 18 साल से 36 साल के बीच और टोटल इसमें वैकेंसीज हैं 5। फिर दूसरी पोस्ट है नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट की जिसका लेवल 7 है जिसमें 44,900 रुपये यानी 44,900 रुपीज़ आपको मिलेंगे और एज रहेगी आपकी 20 से 43 साल तक। और इसमें जो टोटल वैकेंसीज आई हैं वो 713 वैकेंसीज आई हैं। फिर तीसरी पोस्ट है ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट जिसका लेवल 6 है और जिसमें आपका इनिशियल पे शुरुआत जो होगी आपकी सैलरी की वो रहेगी 35,400 और जिसकी आपकी एज है 21 से 33 तक और जिसमें टोटल 4 वैकेंसी आई है। फिर है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जिसका लेवल 6 है, इसमें भी आपको सैलरी सेम ही रहेगी 35,400 रुपीज़। ये इनिशियल पे है जो बढ़ता है बाद में। फिर है इसका एज 18 से 36 के बीच और जिसमें टोटल 7 वैकेंसी है। फिर है डेंटल हाइजीनिस्ट की और इसका भी लेवल 6 है, इसमें भी सेम ही आपको पे मिलेगा शुरुआत में और इसकी एज आपको रहेगी 18 से 36 साल के बीच और इसमें टोटल 3 वैकेंसी है। फिर डायलिसिस टेक्नीशियन की जिसका भी लेवल 6 ही है और इसमें भी सेम सैलरी 35,400 की है और इसमें आपकी एज रहेगी 20 से 36 साल के बीच और इसमें टोटल वैकेंसी है 20। और फिर है नेक्स्ट पोस्ट हमारी हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 की, इसमें भी 60 लेवल है और इसमें भी सेम ही सैलरी आपकी मिलेगी शुरुआत में जिसकी है 35,400 की और जिसकी एज है आपकी 18 से 36 साल के बीच और इसमें जिसमें टोटल वैकेंसी है 126 यानी 126। फिर है नेक्स्ट पोस्ट लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट जिसमें भी आपको सैलरी सेम ही मिलनी है 35,400। इसका लेवल भी ऑफकोर्स सेम ही है और एज लिमिट इसकी है आपकी 18 से 36 साल के बीच। टोटल वैकेंसी है 27। फिर है परफ्यूशनिस्ट की जिसका भी लेवल 6 ही है और सैलरी भी आपको सेम है और एज लिमिट है 21 साल से 43 साल के बीच और टोटल वैकेंसी है इसमें 2। फिर है फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2, इसका भी लेवल 6 है और सैलरी भी 35,400 रुपये है। इसमें एज लिमिट 18 से 36 साल के बीच है और टोटल वैकेंसी है इसमें 20। फिर नेक्स्ट पोस्ट है हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, इसमें भी लेवल सेम है 6 का और सैलरी भी सेम है 35,400। फिर है इसकी एज 18 से 36 साल के बीच, वैकेंसी है इसमें 2। फिर है कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी, इसमें भी सेम लेवल है 6 का और सेम ही सैलरी है 35,400 की और इसमें जो एज लिमिट 18 से 36 साल के बीच है और इसमें भी वैकेंसी 2 ही है। फिर है फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड की पोस्ट और जिसमें लेवल है आपका 5 और इसमें सैलरी आपकी रहेगी 29,200 यानी 29,200 रुपीज़। इसमें आपकी एज लिमिट है 20 साल से 38 साल यानी 20 to 38 और इसमें जो आपकी वैकेंसी है वो है 246। अब है नेक्स्ट पोस्ट रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन की, इसमें भी लेवल 5 है और 29,200 रुपये आपकी सैलरी है। एज लिमिट आपकी इसमें 19 से 36 साल के बीच है और इसमें टोटल 64 वैकेंसी आई है। फिर है स्पीच थेरेपिस्ट। अच्छा, स्पीच थेरेपिस्ट के लिए एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसको हम एंड में देखेंगे। तो इसकी जो लेवल है आपका पे लेवल वो 5 है और 29,200 रुपये आपका इसमें सैलरी बनेगी शुरुआत में और 18 से 36 के बीच की एज है और टोटल वैकेंसी 1 है। फिर है कार्डियक टेक्नीशियन की पोस्ट जिसमें लेवल है 4 और शुरुआती आपकी सैलरी रहेगी 25,500 रुपये की और एज लिमिट 18 से 36 के बीच, टोटल वैकेंसी 4। ऑप्टोमेट्रिस्ट की है, इसमें भी लेवल 4 है और सैलरी सेम 25,500 रुपीज़ और एज लिमिट भी सेम 18 to 36 और वैकेंसीज भी सेम है 4। फिर है ईसीजी टेक्नीशियन जिसमें लेवल 4 25,500 रुपये की सैलरी और 18 से 36 साल के बीच आपकी एज, टोटल वैकेंसी 13। फिर नेक्स्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 की वैकेंसी पोस्ट और जिसमें टोटल जो वैकेंसी है वो 94 है और पे लेवल है इसमें 3 का, सैलरी है 21,700 यानी 21,700, एज लिमिट है 18 से 36 के बीच। फिर नेक्स्ट है और लास्ट है हमारी फील्ड वर्कर की पोस्ट जिसमें लेवल है 2, सैलरी है इनिशियल पे 19,900 की और एज लिमिट है 18 से 33 साल के बीच और टोटल इसमें वैकेंसीज है 19 और आपकी जो ओवरऑल सभी पोस्ट को मिलाकर जो वैकेंसीज का नंबर है वो है 1376 यानी 1376। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें एज की बात करें तो एज में आपको पता ही है सरकार में रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरीज को, तो इसमें भी आपको रिलैक्सेशन दिया गया है जो कॉमन दिया जाता है एससी के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का और भी आपको सभी जो डिटेल है इस पीडीएफ में मिलेगी। ये पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चाहे तो देख सकते हैं अगर आप एज की क्राइटेरिया में आ रहे हैं, अगर आपकी एज नियर है एंड होने की इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब इसमें जो है आपका जो रिजल्ट है अगर वो पेंडिंग है, अवेटेड है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, सबसे पहली बात। ठीक है, तो अगर आपकी कंप्लीट हो चुकी है तभी आप इस फॉर्म को भरें और ये जो इसकी लास्ट डेट है ना 16 सितंबर, उससे पहले पहले आपकी कंप्लीट हो गई है तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं।
अब आगे चलते हैं और चेक करते हैं एज लिमिट। एज ऑन आपको एज लिमिट जो आपको अपनी काउंट करनी है वो 1 जनवरी 2025 से काउंट करनी है। ठीक है, अब आगे करते हैं बात। आपका तो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा, आपको पता ही होगा। और अगर आपको मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए आपसे फीस ली जाएगी 250 रुपये। तो अपना फॉर्म प्लीज पहले ही बहुत आराम से और तसल्लीपूर्वक भरिएगा ताकि सभी डिटेल सही भरी जा सके। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये और जो आपका ये एग्जाम होगा इसमें सीबीटी एग्जाम होगा और इसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी, वो रहेगी 1/3 की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखें। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एग्जाम में कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, वो भी 1/3 की। आगे बढ़ते हैं और बाकी इसमें ये चीज़ें फॉर्म भरने की चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे भरनी है। अच्छा, इसमें फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी आपको मिलेगी अगर आप सीबीटी लेने जा रहे हैं या डीवी के लिए जा रहे हैं या मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं। तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए उनकी रिक्वेस्ट पर रेलवे आपको फ्री स्लीपर क्लास रेलवे की फैसिलिटी देगा और इसके लिए आपके पास एक वैलिड एससी या एसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको दिखाना पड़ेगा जब ऑथराइज्ड रेलवे स्टाफ को। ठीक है, ऑथराइज्ड रेलवे स्टाफ को दिखाना पड़ेगा कि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जेन्युइन आपका सर्टिफिकेट है, आप एससी एसटी की कैटेगरी में आ रहे हैं और आपको ये फ्री ट्रैवल मिलेगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। और ओके, अच्छा, अगर आपको किसी हेल्प की जरूरत है, कोई आपको दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए आपको ईमेल आईडी दिया गया है और फोन नंबर दिया गया है। तो ईमेल आईडी आपकी ये है और फोन नंबर आपका ये रहा। इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक वर्किंग डे में। ठीक, अब वैकेंसीज की हम बात करेंगे आगे, तो अब सीधा चलते हैं वैकेंसीज पर। सबसे पहले बात करेंगे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। तो इसकी क्वालिफिकेशन है सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग पास 3 ईयर कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम ए स्कूल ऑफ नर्सिंग और अदर इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल। यानी आपके पास 3 साल का कोर्स होना चाहिए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में, जो आपने स्कूल ऑफ नर्सिंग से किया हो या अदर इंस्टीट्यूट से किया हो और वो रिकॉग्नाइज्ड हो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, या फिर आपने बीएससी नर्सिंग की हो। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखें तो और इसमें एक चीज बोली गई है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने कुछ कंसेशन दी, स्पेशल कंसेशन दी है इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ यानी एएनएम एंड मिडवाइफ एंड बी ग्रेड नर्सेस, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, एएनएम और मिडवाइफ एंड ग्रेड बी नर्सेस एलिजिबल है। अब दूसरी पोस्ट की क्वालिफिकेशन देखें जिसका नाम है कार्डियक टेक्नीशियन और इसकी क्वालिफिकेशन है आपकी हायर सेकेंडरी यानी 10+2 यानी 12th इन साइंस एंड सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी लैब इन्वेस्टिगेशन। आपने 12th की हो सर्टिफिकेट के साथ और वो सर्टिफिकेट होना चाहिए डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी लैब इन्वेस्टिगेशन जो ईसीजी होल्टा एंड टीएमटी कंसिस्ट करता हो और कैंडिडेट ट्रेन इन एकोकार्डियोग्राफी इज प्रेफरेबल। जिस भी कैंडिडेट ने एकोकार्डियोग्राफी में ट्रेनिंग ली है उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। अब नेक्स्ट पोस्ट की क्वालिफिकेशन देखें तो इसमें है पोस्ट का नाम, तो इस पोस्ट का नाम है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और जिसके लिए आपको होना चाहिए मास्टर डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी सोशल साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी या फिर सोशल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री ली है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। फिर नेक्स्ट पोस्ट है हमारी ईसीजी टेक्नीशियन की और जिसके लिए आपको चाहिए 10+2 यानी 12th और ग्रेजुएशन इन साइंस, या तो 12th हो या ग्रेजुएशन इन साइंस हो हैविंग सर्टिफिकेट डिप्लोमा या डिग्री इन ईसीजी लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी या कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन या फिर कार्डियोलॉजी टेक्निक्स फॉर ऑफ ए रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो आपने सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री ली हो इन ईसीजी लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी या कार्डियोलॉजी या इनमें से किसी एक फील्ड में। और इसमें एक नोट है, सर्टिफिकेट शुड बी मिनिमम ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन। आपका सर्टिफिकेट 1 साल की ड्यूरेशन का होना चाहिए या उससे अबव होना चाहिए। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड ऑफ एजुकेशन बाय द यूनिवर्सिटी established by an act of parliament or state legislature, institution deemed to be under section 3 of the University Grant Commission Act 1956, an institution of national importance declared under an act of parliament stand automatically recognized of the purpose of employment to post and service under the central government provided they have been approved by the university। तो आपका बस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। ओपन लर्निंग डिस्टेंस का आपकी पढ़ाई हो या कोई सी पढ़ाई हो वो आपका यूजीसी अप्रूव्ड जरूर होना चाहिए, तभी आप इसके लिए भर पाएंगे फॉर्म। अब नेक्स्ट पोस्ट हम देखें तो फील्ड वर्कर की है और जिसकी क्वालिफिकेशन है 12th
जो साइंस में हो और बायोलॉजी और या फिर केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट 12th में हो। फिर नेक्स्ट पोस्ट है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड हेड की, और इसके लिए क्वालिफिकेशन है बीएससी हैविंग स्टडीड केमिस्ट्री, बीएससी हो जिसमें आपने केमिस्ट्री की पढ़ाई करी हो, एज मेन और ऑप्शनल सब्जेक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री आपने पढ़ी हो एज मेन सब्जेक्ट या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वाइल अंडरटेकिंग द कोर्स। प्लस इसके साथ ही 1 ईयर का डिप्लोमा हो आपके पास हेल्थ में या सैनिटरी इंस्पेक्टर के रूप में, या फिर दूसरा ऑप्शन है 1 ईयर का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास हो इन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर अवॉर्डेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यानी एनसीवीटी से आपका अवॉर्डेड हो 1 ईयर का सर्टिफिकेट। ठीक है, अब नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं हम लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की, और जिसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए आपको 10+2 यानी 12 आपके पास होनी चाहिए इन साइंस। उसके साथ ही आपने डिप्लोमा करा हो इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी DMLT, या फिर ये डिप्लोमा नहीं किया है तो आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स हो इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ठीक है, 12 तो आपके पास होनी ही चाहिए, और उसके साथ या तो डिप्लोमा हो, और अगर डिप्लोमा नहीं है तो सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। और इसके साथ ही आपकी फुलफिलमेंट करनी चाहिए, इसमें कुछ चीजें दी गई हैं, ये सारी चीजें फुलफिलमेंट करनी चाहिए। सबसे पहली बात है द कोर्स हैज बीन डन from the institution which is recognized by university or technical board of state government और सेंट्रल गवर्नमेंट। आपका रिकॉग्नाइज होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से, और जो यूनिवर्सिटी या टेक्निकल बोर्ड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी से रिकॉग्नाइज हो, और ड्यूरेशन हो एटलीस्ट 1 ईयर की, और साथ ही कैंडिडेट शुड हैव डन द ट्रेनिंग ऑन फुल टाइम बेसिस की आपकी ट्रेनिंग हो। एट द एंड ऑफ कोर्स देयर शुड बी सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, आपने एग्जाम दिया हो उसका और सक्सेसफुली पास भी किया हो। ठीक है, और यूजीसी अप्रूव्ड आपका इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये चीजें दी गई हैं। अब नेक्स्ट पोस्ट की हम क्वालिफिकेशन देखें तो ये है परफ्यूशनिस्ट की, और जिसकी क्वालिफिकेशन है बीएससी विद डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, या फिर बीएससी एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कार्डियोपल्मोनरी पंप टेक्नीशियन इन रेप्यूटेड रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल। कार्डियोपल्मोनरी पंप टेक्नीशियन में 3 साल का एक्सपीरियंस के साथ आपकी बीएससी हो, अगर ये नहीं है तो आपके पास बीएससी विद डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पोस्ट है फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2 की, जिसकी क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 2 साल प्रैक्टिस हो, एक्सपीरियंस हो आपके पास फिजियोथेरेपी में फ्रॉम गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल विद एटलीस्ट 100 बेड्स। 100 बेड के हॉस्पिटल में, अब चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए फिजियोथेरेपी में, और उसके साथ ही बैचलर डिग्री भी आपके पास हो फिजियोथेरेपी में। फिर नेक्स्ट है रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट, और जिसकी क्वालिफिकेशन है 12th विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड डिप्लोमा इन रेडियोग्राफर। 12th हो आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ, और साथ में ही डिप्लोमा हो रेडियोग्राफी में, या फिर आपके पास एक्सरे टेक्नीशियन में डिप्लोमा हो, या फिर रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा हो, और वो 2 साल का कोर्स होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और साइंस ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी या एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी 2 ईयर का कोर्स शैल बी प्रेफर्ड। प्रेफरेंस उन्हें मिल जाएगी जिन्होंने साइंस ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएट होंगे साइंस से, और साथ ही डिप्लोमा लिया होगा रेडियोग्राफी में या फिर एक्सरे टेक्नीशियन में या फिर रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी में, और रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी का 2 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ये इसी में ये 12th वाले मामले में भी यही है कि रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी में 2 साल का कोर्स यानी डिप्लोमा आपके पास होना ही चाहिए, अगर आपने उसमें किया है, नहीं तो बाकी ऑप्शन आपको दिए गए हैं। और नेक्स्ट है फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड की, और इसकी क्वालिफिकेशन है 10+2 यानी 12th इन साइंस और इट्स इक्विवेलेंट विद डिप्लोमा इन फार्मेसी। आपने साइंस स्ट्रीम में 12th की हो विद डिप्लोमा इन फार्मेसी जो रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, और रजिस्टर्ड हो आप एज फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री हो इन फार्मेसी, बी फार्मा आपने की हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और इक्विवेलेंट किया हो, और रजिस्टर्ड हो आप एज अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। फिर नेक्स्ट पोस्ट है डायलिसिस टेक्नीशियन की, और इसकी क्वालिफिकेशन है बीएससी प्लस डिप्लोमा इन हीमोडायलिसिस। ठीक है, बीएससी हो और डिप्लोमा हो आपके पास हीमोडायलिसिस में, या फिर 2 साल का सेटिस्फैक्ट्री इन हाउस ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस इन हीमोडायलिसिस वर्क इन रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट टू बी अटैच। प्रूफ आपको अटैच करना होगा अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है हीमोडायलिसिस वर्क में, और वो भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में, और या फिर 2 साल का सेटिस्फैक्ट्री इन हाउस ट्रेनिंग ली है तो, नहीं तो अगर आपने ये एक्सपीरियंस से ट्रेनिंग नहीं ली है तो आप सिंपल बीएससी हो प्लस डिप्लोमा इन हीमोडायलिसिस में। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑप्टोमेट्रिस्ट की पोस्ट, और जिसकी क्वालिफिकेशन है बीएससी इन ऑप्टोमेट्री और डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन। द कोर्स शुड बी ऑफ 3 to 4 ईयर ड्यूरेशन। जो आपका कोर्स हो वो 3 से 4 साल के बीच का हो, यानी 3 साल का हो या 4 साल का हो या 3.5 या जितना भी साल का हो, लेकिन 3 से 4 साल के बीच का होना चाहिए।
और बीएससी आपने की है ऑप्टोमेट्री में, ठीक है। द कैंडिडेट शुड हैव रजिस्ट्रेशन विद द कंसर्न काउंसिल लाइसेंसिंग बॉडी, आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कंसर्न काउंसिल में या लाइसेंसिंग बॉडी में। अब नेक्स्ट पोस्ट है लैबोरेटरी सुपरिटेंडेंट की, जिसकी क्वालिफिकेशन है बीएससी विद बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंस या बीएससी विद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज मेन और ऑप्शनल या सब्सिडियरी सब्जेक्ट एज इक्विवेलेंट, प्लस आपके पास डिप्लोमा हो इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी DMLT या इक्विवेलेंट, ठीक है। बीएससी आपने की हो बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंस के साथ, या फिर बीएससी विद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपने एज मेन और ऑप्शनल सब्जेक्ट या फिर सब्सिडियरी सब्जेक्ट के रूप में की हो, नहीं तो बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन आपने किया हो, ठीक। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी डेंटल हाइजीनिस्ट की, और जिसकी क्वालिफिकेशन है डिग्री इन साइंस बायोलॉजी में, साइंस की जो डिग्री हो वो बायोलॉजी में हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, और साथ में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स हो जो 2 साल का हो, सर्टिफिकेट कोर्स 2 साल का होना चाहिए, और डिप्लोमा भी अगर आपने किया है तो वो भी 2 साल का होना चाहिए। इन डेंटल हाइजीन फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बाय डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड हो, और वो भी डेंटल हाइजीन में आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ में हो रजिस्टर्ड विद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया एज डेंटल हाइजीनिस्ट, ठीक है। आप डेंटल हाइजीनिस्ट के रूप में रजिस्टर्ड हो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस एज डेंटल हाइजीनिस्ट आपके पास होना चाहिए। फिर नोटिस में दिया है क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग एक्सपीरियंस इज रिलैक्सेबल, तो जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के लिए है वो रिलैक्सेबल है एट द डायरेक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जैसा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डायरेक्ट करेगी। इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST के केस में रिलैक्सेबल माना जाएगा। इफ एट एनी स्टेट ऑफ सिलेक्शन, किसी भी सिलेक्शन के स्टेट में स्थिति में, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to this community possessing the requisite experience are not likely to be available fill up the post reserved for them. अगर एक्सपीरियंस वाले बच्चे नहीं आ पाते तो बिना एक्सपीरियंस वाले बच्चों को भी कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऊपर है, ये है रिजर्व कैटेगरीज के लिए, SC और ST के लिए, ठीक। अब नेक्स्ट पोस्ट है हमारी एक डाइटिशियन की, जिसकी क्वालिफिकेशन है BSc साइंस ग्रेजुएट हो आप विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो आपने डाइटिक्स में, 1 ईयर का आपका कोर्स होना चाहिए, या फिर आपने BSc होम साइंस प्लस MSc होम साइंस की है, और ये MSc होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन में होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अब नेक्स्ट है कैथ लैबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट, और जिसकी क्वालिफिकेशन है BSc एंड डिप्लोमा फ्रॉम रेप्यूटेड कार्डियक लैब इन कार्डियक प्रोफेशन कैथ लैब, वर्क और 2 ईयर हाउस ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन रेप्यूटेड कार्डियक कैथ लैबोरेटरी। BSc और डिप्लोमा आपने किया हो कार्डियक लैब में इन कार्डियक प्रोफेशनल कैथ लैब में, ठीक है, और 2 या फिर आपके पास 2 साल का हाउस ट्रेनिंग या फिर एक्सपीरियंस हो इन रेप्यूटेड कार्डियक कैथ लैबोरेटरी में। अब नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, और इसमें आपसे सिंपली 12th विद साइंस और डिप्लोमा या डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी मांगी है। फिर नेक्स्ट है ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट, और इसमें आपसे मांगा है बैचलर इन ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी BASLP फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए RCI यानी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में। अब नेक्स्ट है स्पीच थेरेपिस्ट की पोस्ट, और जिसके लिए आपसे मांगा है BSc इन डिप्लोमा इन ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी, BSc और साथ में डिप्लोमा हो आपके पास ऑडियो और स्पीच थेरेपी में, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा है रिलेटेड फील्ड में, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो इसकी क्वालिफिकेशन और पोस्ट सारी डिटेल तो यहाँ पे एंड होती है। अब यहाँ पे ये बाइफर्केशन दिया गया है कैटेगरी वाइज की, पोस्ट को भी बांट दिया गया है कैटेगरी में। अब आप चाहे तो इस पर चेक कर सकते हैं खुद से भी, अगर हम करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इसको नहीं छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मेन तो आपको नौकरी पाना है। और चलते हैं हमारे अगर कोई मेन या इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए तो हम बता देते हैं आपको। ओके, ये सिलेबस दिया गया है, अब इसको भी हम इसमें तो डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे, तो सिलेबस आप चाहें तो पढ़ लेना, क्योंकि ये जो PDF है आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इस वीडियो के, ठीक है। तो ये आपका सेंटर का सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC एंड ST कैटेगरी के लिए, ओके। तो अब इसमें तो ठीक है, अब इसमें तो ऐसा कुछ अब दिया नहीं गया है खास, बाकी सारी चीजें हमने मेन डिटेल तो कवर कर ली है। अब मैंने शुरू में आपको बताया था कि एक स्पीच थेरेपी वाले पोस्ट के लिए उसे देख लेते हैं कि उसके लिए क्या नोटिस आया हुआ है। तो ये है वो नोटिस, तो द ओनली वैकेंसी नोटिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीच थेरेपी, जो स्पीच थेरेपिस्ट के लिए जो वैकेंसी आई है इज हेयर बाय कैंसिल, उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। और इसमें है द अबव नोटिफाइड वैकेंसी हैज बीन मर्ज, उन्हें मर्ज कर दिया गया है इनटू द पोस्ट ऑफ ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट, ठीक है, उन्हें ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट में मर्ज कर दिया गया है। और इस आपकी इस तरह ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट की जो वैकेंसी है वो बढ़ गई है, विच विल बी इंक्लूडेड इन द अनरिजर्व्ड वैकेंसी, जो अनरिजर्व्ड वैकेंसी में चंडीगढ़ के लिए बढ़ा दी गई है।
ठीक है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज अब हो गई हैं बिलासपुर में 47 और चंडीगढ़ में 49। ऑल अदर टर्म एंड कंडीशन ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस विल रिमेन अनचेंज्ड। बाकी सब कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ इसी में बदलाव हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, आपको रेगुलरली जॉब्स की अपडेट चाहिए, वैकेंसीज की अपडेट चाहिए और आप लास्ट डेट किसी भी वैकेंसी की मिस नहीं करना चाहते, जॉब पाना चाहते हैं, तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।